नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 2। उसके अध्याय 7 के कुछ अंशों पर ये कामुकता, सेल्फ लव और यहाँ तक कि रियलिटी, वास्तविकता की प्रकृति पर कुछ बहुत ही कह सकते हैं अपरंपरागत विचार रखते हैं। बिल्कुल, काफी हटके हैं विचार। हाँ, तो हमारा स्रोत यही अध्याय 7 है और हमारा मकसद है इन विचारों में थोड़ा गहराई से उतरना, खासकर वो जो आनंद, ऊर्जा, जुड़ाव इन सब से जुड़े हैं, समझना कि स्रोत आखिर कहना क्या चाह रहा है। हाँ, मतलब सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि उसके मूल तर्क को पकड़ना। सच कहूं तो मैं ये देखने के लिए काफी उत्सुक हूं कि ये स्रोत कैसे सेक्स और पर्सनल सेटिस्फैक्शन जैसे विषयों पर इतनी सीधी बात करता है। अक्सर तो लोग झिझकते हैं इन पर। सही कहा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल, और शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम समझें कि ये जो विचार हैं, ये एक आध्यात्मिक दार्शनिक दायरे में है, ईश्वर के साथ एक संवाद की तरह। हाँ, काल्पनिक संवाद। हाँ, और इनका मकसद है हमारी जो बंधी बंधाई सोच है उसे चुनौती देना, खासकर वो अपराध बोध, वो गिल्ट जो हमें आनंद से और खासकर शारीरिक आनंद से महसूस होता है, ये उस पर सवाल उठाते हैं। हाँ, स्रोत शुरू में ही कहता है कि शर्म, गिल्ट, डर, इन भावनाओं को हमारी सेक्सुअलिटी पर हावी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये भी कि वासना या बेलगाम बर्ताव, गुस्सा या दूसरों को कंट्रोल करना वो भी ठीक नहीं है। तो एक बैलेंस की बात है। सही कहा, एक संतुलन। और यहीं पर वो एक दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद बात कहते हैं। क्या? कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब व्यक्तिगत संतुष्टि, वो सीधे सीधे सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि समाज हमें अक्सर उन चीजों के लिए गिल्टी महसूस कराता है जिनसे हमें खुशी मिलती है। सेक्स हो, पैसा हो, सफलता हो। किताब में एक सिंगर का उदाहरण है, वो बहुत मशहूर है, पैसा कमा रही है, लेकिन उसे अपने काम के आनंद और पैसे के लिए अपराध बोध होता है। जैसे कि मजा आ रहा है तो पैसा क्यों। अरे हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है कई बार। जैसे अगर कोई काम आसान लगे या मजेदार हो तो लगता है कि शायद हम काफी मेहनत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी कंडीशनिंग है। स्रोत तो कुछ अभ्यास भी सुझाता है। जैसे दिन में कई बार कहना, मुझे सेक्स पसंद है, मुझे पैसा पसंद है, और सबसे जरूरी, मुझे मैं पसंद हूं। वाह। और यहां तक कि शक्ति, महिमा, सफलता, इन सब से भी प्यार करना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप अपनी इच्छाओं से प्यार करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तो वो आपकी तरफ खिंचती हैं। ये थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है ना? हाँ, उसमें उसकी झलक जरूर है, लेकिन यहाँ एक महीन बात है जो समझनी जरूरी है। क्या? स्रोत इन चीजों की लत की बात नहीं कर रहा, एडिक्शन नहीं, बल्कि इनसे एक हेल्दी प्यार रखने की बात कर रहा है। अच्छा, प्यार और लत में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क। ये वो शक्ति नहीं जो दूसरों पर अधिकार जमाए, बल्कि वो जो साथ में महसूस हो। ये वो सफलता नहीं जो दूसरों को नीचे गिराकर मिले, बल्कि वो जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें। और सबसे जरूरी, स्रोत कहता है कि ये सब करने से पहले ईश्वर को जानना जरूरी है, मतलब अपने असली स्वरूप से जुड़ना, अपने अंदर के स्रोत से जुड़ना। हाँ, जब आप उससे जुड़े होते हैं तो आत्मसंतुष्टि स्वार्थ नहीं रहती, वो आपको दूसरों को देने लायक बनाती है। जो आपके पास है ही नहीं, वो आप बांटेंगे कैसे। सही बात है। आत्म प्रेम यहाँ स्वार्थ नहीं बल्कि खुद को भरने का जरिया है ताकि दूसरों को दे सकें। ये अंतर जरूरी है समझना। बिल्कुल, प्रेम बनाम लत, साथ में शक्ति बनाम अधिकार। इसी सिलसिले में स्रोत आगे बढ़कर तांत्रिक, सेक्स और हस्तमैथुन जैसे विषयों पर भी बात करता है। मैं मानती हूँ ये कुछ लोगों को चौंका सकता है। हाँ, ये विषय ऐसे हैं। पर यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ स्रोत क्या कह रहा है उसे समझना है, जरूरी नहीं कि हम सहमत हों। बिल्कुल सही। देखिए, स्रोत का तर्क यहाँ थोड़ा अलग है। वो कहता है कि आत्म आनंद, चाहे अकेले हो या साथी के साथ, हाँ। वो जो शुरू की एक तीव्र शारीरिक भूख होती है ना, हाँ। उसे शांत कर सकता है। हाँ। और जब वो भूख शांत हो जाती है, तब अगर दो लोग मिलते हैं तो उनका मिलना सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं रहता। तो फिर क्या होता है? वो एक ज्यादा गहरा, लंबा चलने वाला, मतलब आत्मा के लेवल का जुड़ाव बन सकता है। इसकी तुलना उन छोटी, शायद सतही मुलाकातों से की गई हैं जो सिर्फ फिजिकल रिलीज पर फोकस करती हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि पहले अपनी भूख थोड़ी शांत कर लो ताकि जब मुख्य भोजन आए तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छे से ले सको। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। विचार वही है,
पहले खुद को भरपूर आनंद दो ताकि तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए भी भरपूर आनंद हो। स्रोत बताता है कि कई तांत्रिक प्रेमी फिजिकल यूनियन से पहले सेल्फ प्लेजर करते हैं, कभी कभी एक दूसरे के सामने ही। मकसद वासना को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे रिफाइन करना है। रिफाइन करना रिफाइन करना मतलब उससे एक निचले स्तर से उठाकर ऊंचे स्तर पर ले जाना, ताकि मिलन सिर्फ शरीर का ना हो, बल्कि ऊर्जाओं का, आत्माओं का उत्सव बने। ये भोग नहीं, साधना है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि अच्छा महसूस करना, हाँ, वो जो फीलिंग आती है हमें किसी चीज से, हाँ, वो असल में हमारी आत्मा का तरीका है बताने का कि हाँ, ये मैं हूँ या मैं यहाँ हूँ। जैसे स्कूल में हाजिरी लगती है, बिल्कुल प्रेजेंट वाला एहसास। जी और ये हमें धर्म और आध्यात्मिकता के फर्क की तरफ ले जाता है, जी। जैसा स्रोत उसे देखता है। क्या फर्क बताते हैं वो? स्रोत के अनुसार धर्म अक्सर दूसरों के अनुभवों और नियमों पर जोर देता है, जबकि सच्ची आध्यात्मिकता अपने खुद के अनुभव खोजने और उन पर यकीन करने को कहती है। अच्छा, अनुभव से सीखना। हाँ, आप किसी चीज को छोटा कैसे कहेंगे अगर आपने उसे जाना ही नहीं? ये अनुभव से विवेक जड़ाने की बात है। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं कि लोग इसे सिर्फ अपनी मनमर्जी करने का बहाना बना लें? मुझे अच्छा लग रहा है तो यही सही है। ये थोड़ा खतरनाक नहीं? बहुत जायज सवाल है और स्रोत इस पर भी बात करता है। वो साफ करता है कि सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियमन और सेल्फ डिनायल यानी आत्म इनकार, ये दो अलग चीजें हैं। कैसे? अपने व्यवहार को कंट्रोल करना, सोच समझकर चुनना, ये इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को क्या मानते हैं, आपकी पहचान क्या है। जैसे? मान लीजिए आप खुद को ईमानदार मानते हैं, तो चोरी ना करना या किसी को धोखा ना देना ये आत्म इनकार नहीं है, ये आपकी पहचान की आत्मघोषणा है। आप वैसा कर रहे हैं जो आप असल में हैं। अच्छा, हाँ। स्रोत ये भी कहता है कि आपको क्या चीज अच्छा महसूस कराती है, ये आपके विकास के स्तर पर निर्भर करता है, आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। मतलब जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, हमारी अच्छा महसूस करने की परिभाषा बदलती है। बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, खासकर ये एहसास कि हम सब एक हैं, तो दूसरों को दुख पहुंचाने वाला काम आपको खुद ही बुरा महसूस होने लगता है। आपका अच्छा महसूस करना अपने आप ज्यादा करुणामय हो जाता है। तो अच्छा महसूस करना एक फिक्स चीज नहीं, एक डायनामिक पैमाना है। ये दिलचस्प है। अब इसी चेतना और जुड़ाव की बात से स्रोत एक और बुनियादी सवाल पर आता है। ये दो लिंग ही क्यों, पुरुष और स्त्री? हाँ, और स्रोत इसे यिन और यांग की तरह देखता है, सृष्टि का मौलिक द्वंद्व, ड्युअलिटी। लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पर? नहीं, वो इसे ऊर्जा के लेवल पर समझाता है, एक एनर्जी मॉडल देता है। कहता है कि हर चीज, इंसान, जानवर, पेड़, पत्थर, सब लगातार ऊर्जा छोड़ रहे हैं। वाइब्स, जैसे हम कहते हैं अच्छी वाइब्स आ रही हैं। हाँ बिल्कुल भाई, वाइब्स, आभामंडल, आप कुछ भी कह लें। और ये सारी ऊर्जा तरंगें मिलकर एक बहुत जटिल अदृश्य जाल बनाती हैं, एक मैट्रिक्स, जिसे स्रोत सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहता है। सामूहिक चेतना, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम सब अलग थलग नहीं हैं, हम एक बड़े एनर्जी फील्ड का हिस्सा हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो सब हमारे अंदर नहीं रहती, वो इस सामूहिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और हम उससे प्रभावित होते हैं। अच्छा। और इसी मैट्रिक्स में आकर्षण का नियम काम करता है। समान ऊर्जा को खींचती है। स्रोत कहता है हमारे विचार सचमुच हमारी रियलिटी बनाते हैं। सिर्फ सोचने से? हाँ, वो प्रार्थना की शक्ति का उदाहरण देता है। जब बहुत से लोग एक ही इरादे से प्रार्थना करते हैं तो उसका असर क्यों होता है? क्योंकि वो सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है। और अमेरिका वाला उदाहरण भी था शायद? हाँ, स्रोत अमेरिका का उदाहरण देता है। और यहाँ हम फिर साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोत के विचार बता रहे हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे कि कैसे शुरू में एकता के विचार, एक राष्ट्र, ईश्वर के अधीन ने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में लालच, विभाजनकारी सोच, व्यक्तिगत लाभ पर ज्यादा ध्यान, इसके कारण उसका पतन हो सकता है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक समूह की कलेक्टिव चेतना कैसे उसका भविष्य तय कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जो बड़ी घटनाएं होती हैं दुनिया में, युद्ध, शांति, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी, वो कहीं ना कहीं हमारी सामूहिक चेतना से जुड़ी हो सकती हैं। शोध का तर्क तो यही है। युद्ध हो या शांति, जमीन में उथल पुथल हो या स्थिरता, बीमारियां हो या सेहत, ये सब हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना की बाहरी अभिव्यक्ति हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। बिल्कुल। कि हमारी सोच सिर्फ हमारी नहीं है। बिल्कुल, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर दुनिया की हकीकत रच रही हैं। वाह, ये सोचने लायक बात है। अच्छा,
इसी ऊर्जा और जुड़ाव वाले विषय को आगे ले जाते हुए जी। स्रोत सेक्स को भी देखता है एक ऊर्जा के लेन देन के रूप में। हाँ। और इसके लिए टॉम और मैरी का एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण इस्तेमाल करता है। हाँ, वो बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। क्या आप उसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये सेक्स को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से ऊपर उठाकर एक गहरे एनर्जी वाले अनुभव की तरह दिखाता है। कल्पना कीजिए, टॉम और मैरी एक कमरे के दो कोनों में हैं। ठीक है। दोनों अपनी अपनी एनर्जी बाहर भेज रहे हैं। स्रोत कहता है ये एनर्जी कमरे के बीच में मिलती है और एक तीसरी मिली-जुली एनर्जी यूनिट बनाती है, जिसे वो मजाक में कहता है टॉमेरी। टॉमेरी, टॉम और मैरी से मिलकर। हाँ, ये हमारे बीच का शरीर है, एक अदृश्य एनर्जी रचना जो दोनों से मिलकर बनी है। अच्छा, फिर? अब टॉम और मैरी दोनों इस मिली-जुली एनर्जी टॉमेरी की तरफ खींचते हैं। अपने आप? वो फिजिकली करीब आना चाहते हैं ताकि उस एकता को, उस जुड़ाव को महसूस कर सकें जो एनर्जी लेवल पर पहले ही बन चुका है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, ये एनर्जी और तेज होती जाती है। जब वो छूते हैं तो एहसास और गहरा होता है, जिसे स्रोत कहता है हॉट सोना, मतलब तीव्र इच्छा, आकर्षण। और फिर फिजिकल यूनियन, शारीरिक मिलन। वो स्रोत के अनुसार टॉम और मैरी का उस अदृश्य टोमेरी एनर्जी के साथ पूरी तरह एक हो जाने की कोशिश है। विलीन होना। हाँ, विलीन होना। उस एनर्जी वाली एकता को फिजिकल लेवल पर अनुभव करने की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति। इसलिए स्रोत के लिए सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने या शारीरिक सुख के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? ये आकर्षण, खिंचाव और एक लयबद्ध एनर्जी के बहाव की जो शाश्वत कॉस्मिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। वही प्रक्रिया जो तारों को बांधे रखती है, ग्रहों को घुमाती है, पूरे जीवन को ऊर्जा देती है। वाह! ये दो शरीरों का मिलना सृष्टि के उस मौलिक नृत्य को दिखाता है। तो सेक्स सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि कॉस्मोलॉजी का हिस्सा है, सृष्टि के नियमों का। बिल्कुल। स्रोत उसे इसी नजरिए से देखता है। ये उसे कहीं ज्यादा पवित्र और गहरा बना देता है। ये वाकई एक बहुत अलग नजरिया है। हाँ, और ये हमें स्रोत के अंतिम सबसे बड़े निष्कर्ष पर लाता है। क्या है वो? ये जो उतार चढ़ाव हमने देखा, आकर्षण और मिलन जैसे टॉम और मैरी का, और फिर प्रतिकर्षण और अलगाव जैसे एनर्जी का फैलना और सिमटना, ये सिर्फ सेक्स में नहीं है, ये ब्रह्मांड की मौलिक लय है, फंडामेंटल रिदम। हर जगह है ये लय। हाँ, जीवन और मृत्यु के चक्र में, ग्रहों की चाल में, शायद पूरे ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने में भी। तो ये अलग होना और फिर मिलना, ये खेल हर लेवल पर चल रहा है। स्रोत तो यही कहता है, और उसका तर्क है कि हमने, मतलब आत्माओं ने, जानबूझकर इस अलगाव को चुना है। क्यों? ताकि हम एकता के आनंद का अनुभव कर सकें। जैसे किसी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वो पास ना हो। ईश्वर या वो परम चेतना, वो अपनी ही समग्रता का अनुभव अपने अनगिनत हिस्सों यानी हम सब के जरिए कर रहा है। अच्छा। वो जो गूढ़ वाक्य है ना, मैं वह हूं जो मैं हूं, आई एम दैट आई एम, उसका एक मतलब ये भी हो सकता है, परम सत्ता अपने ही अंशों के अनुभवों से खुद को जान रही है। ये सोचना ही कमाल है कि कैसे ये सारी बातें, सेक्स, आनंद, इच्छाएं, ऊर्जा, सामूहिक चेतना, ब्रह्मांड की लय, सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस सब का सार क्या निकलता है, अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहला, आनंद को अपराध बोध से आजाद करना, उसे आत्म प्रेम और विकास का हिस्सा मानना। हाँ। दूसरा, अच्छा महसूस करने को अपनी आत्मा की गाइडेंस समझना, जो हमारे विकास के साथ बदलती है। सही। तीसरा, जुड़ाव और आकर्षण को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एनर्जी के लेवल पर समझना। और चौथा, सेक्स को सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं बल्कि सृष्टि की मौलिक ऊर्जा और लय की अभिव्यक्ति के रूप में देखना। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर स्रोत के इन विचारों से एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना हो, जिस पर हमने सीधे बात नहीं की। हाँ, जरूर। तो वो ये हो सकता है, अगर ये सच है जैसा स्रोत कहता है कि हमारे सामूहिक विचार और चेतना वाकई हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं, हमारे समाज को, घटनाओं को, तो फिर ये हर एक इंसान की अपनी आंतरिक स्थिति, अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालता है। खासकर उन ग्लोबल चुनौतियों के सामने जिनका जिक्र स्रोत करता है, जैसे लालच, बंटवारा, झगड़े। क्या दुनिया को बदलने की चाबी सचमुच हमारे अंदर ही है, हमारी सामूहिक चेतना में? ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल सवाल बन जाता है फिर तो। बिल्कुल। वाकई ये एक गहरा चिंतन बिंदु है, व्यक्तिगत चेतना का सामूहिक हकीकत पर असर। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है ये आपके लिए भी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी जितनी हमारे लिए।